तो चलिए आज हमने सोचा है करने के लिए हम करेंगे हमने सोचा है 2010 के बाद के 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स कि एक एक क्वेश्चन के क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, उनके आंसर देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं वो उनमें से कुछ कहीं ना कहीं करके अगली बार भी आ जाते हैं, एक कुछ क्वेश्चन बन के या घूम फिर के, तो हम उनको अच्छे से देखेंगे। और चलिए करते हैं। अब आज हम 2015 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो हम काफ़ी डिटेल में करेंगे, इसलिए काफ़ी समय लगेगा। तो 20 क्वेश्चन करके करेंगे, 4-5 में 5 वीडियो में एक हो पाएगा। लेकिन 20 जो हम समय देंगे इसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको क्वेश्चन 5 साल के जैसे ही करेंगे आपको लग जाएगा कि किसके क्यों कैसे फ़ायदेमंद होगा, इसके सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो ये 2015 का मेरे पास पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन टू पुअर पीपल्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट, promoting women's self-help group in backward areas, promoting financial inclusion in country, providing financial help to marginalized community। देखिए अब इसका एक मिनट, सॉरी, ये तो आंसर शीट निकल आई। हाँ देखिए इसका हिंदी देखिए, इसमें से इसके आंसर 3 हैं, 4 है, सॉरी, आंसर इसमें से एक आंसर सही है। आंसर इज प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। ये तो आंसर हो गया, मतलब देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये तो हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर कैसे है, देखिए, द टैक्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? द pursuit of making financial services accessible to at affordable cost to all individuals and businessmen। मतलब लोगों को जो वित्तीय सेवाएं हैं वो मुहैया कराना, ये होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। लोगों को वित्तीय सुविधाओं में वित्तीय समावेशन कराने के लिए वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराना। तो इसके तहत निकाला ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये होता है। अब अगला हम देखते हैं, देखिए ये मार्जिनलाइज, ये जो फाइनेंसिंग एड देने की बात है, फाइनेंसिंग ये लोन टू पुअर पीपल्स, ये जब आप लैंड टू वो जब बैंकिंग फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज बातें अधिकतर तीनों बातें 1, 2, A, B और D ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में चली जाती हैं। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। और ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, ये इसका आंसर। देखिए 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, ये तो सबको पता है कि 32% से 42% का। देखिए ये जो फाइनेंस कमीशन और पहले जैसे वो था, क्या कहते हैं, अब तो नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग था। तो इसमें ये टैक्स ये काम कैसे, देखो नीति जो हमारा फाइनेंस कमीशन है वो नॉन प्लान जो नॉन प्लान जो होते हैं उस नॉन प्लान मनी को शेयर करने के लिए रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, और जो भी जो प्लानिंग कमीशन था, बाद में नीति आयोग बन गया, वो प्लान के तहत जो पैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मनरेगा के तहत हो गया, ऐसे एड्स के तहत हो गया, उनके ऐसे, और जो भी प्लान एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे शेयर करने होते हैं उसके लिए काम करता है। तो ये फ़र्क समझ लीजिएगा। अच्छा, अभी ये जो इसमें 32% से 42% बढ़ा दिया गया था, ये तो ठीक है। इट हैज रिकमेंडेशन कंसर्न सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, नो, ये गलत था। देखिए इसका आंसर भी देखिए, दूसरे का ए है, यानी 1 सही है। अब देखिए थर्ड पे आएंगे,
फोर्टजेला डिक्लेरेशन, ठीक है। ये तो पता है कि ब्रिक्स से है, क्योंकि फोर्टजेला डिक्लेरेशन के बाद ही ब्रिक्स बैंक जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था उसकी घोषणा हुई थी इसमें। लेकिन बाकी हम बाकियों के बारे में देखेंगे। तो WTO हमने एक वीडियो में कर रखा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपको थोड़ी इसका आइडिया होगा ही। ब्रिक्स भी उसी में कर रखा है। आसियान देखते हैं, आसियान कंट्रीज़ क्या है, ये देखिए OECD और आसियान बचे। OECD देख लेते हैं। देखिए ये 1960 में कब बना हुआ एक फोरम है। इस फोरम में जो कंट्रीज़ हैं वो कमिटेड टू डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी। देखिए अधिकतर डेवलप यूरोप की हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका मैक्सिको हो गया, तो यहाँ पर अधिकतर ये आपका चिली हो गया, तो अधिक ये न्यूजीलैंड हो गया, ये जापान हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया, अधिकतर डेवलप कंट्रीज़ हैं। देखिए हाँ, तो ये यहाँ डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ डेमोक्रेसी भी हैं लगभग और फ्री मार्केट की बात करती हैं। और इन देशों में हाई इनकम लोग हैं, हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इनका अच्छा है। तो इनका जो फोरम है ये OECD अक्सर न्यूज़ में आता है, इसकी बातें होती रहती हैं। तो ये कंट्रीज़ है। इंडिया नहीं है, देख लीजिएगा, इंडिया नहीं है। देखिए चाइना भी नहीं है कि आप चाइना को समझें कि चाइना है। रशिया भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए आसियान, साउथ ईस्ट एशिया नेशंस, देखिए साउथ ईस्ट देखिए, ये देखिए ये कंट्री सारी की सारी हैं। देखिए फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और ये आपके थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ये कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, और ये हो गया आपका वियतनाम हो गया। और देखिए इतने देश हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट देश हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर भी है। सिंगापुर देखिए छोटा सा देश है, सिंगापुर भी है, वियतनाम में है। बाकी आपको पता है ये क्या है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड सोशल कल्चर इवोल्यूशन के लिए है। ये पूरा इकोनॉमिक कॉपरेशन है और ये बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत पॉपुलर है। टैक्स टू जी, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चारों ऑप्शंस आपको अंदाजा हो गया ना। आसियान यहाँ पर है, ब्रिक्स पता है आपको, OECD की बात कर ली, WTO आपको पहले किया जा चुका है। देखिए किसी ये एक मिनट, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicate which of the following। अगर किसी देश की टैक्स टू GDP रेशियो में डिक्रीज हो तो इससे क्या पता चलता है? पहला, स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए दोनों ऑप्शंस को हम देखेंगे। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है तो टैक्स टू GDP रेशियो कम होगा। इट शोस कि अगर इकोनॉमी जा रही, मान लीजिए 7% की इंडियन ग्रोथ 7% चल रही है। और देखिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस जब क्रैश हुए, क्रैश काफ़ी कम हो गए, 3 सालों से कहाँ 1 to 20 बैरल के आसपास था, कहाँ 30, 40, 50, 30 तक पहुँच गया था। तो जब ये एक हुई तो वहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ में टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो गया। हाँ, टैक्स कलेक्शन कम हो रहा था, इसलिए वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा, ऑयल एक्सपोर्ट कम नहीं कर रहे थे, क्योंकि यही कारण था। और जब वहाँ पर टैक्स टू GDP रेशियो उनका कम हुआ, आप कह सकते हैं टैक्स कलेक्शन कम हो रहा था, एस्टीमेट कॉस्ट जो थी। अब देखिए इसको और समझाते हैं। अभी जब टैक्स ऑयल के प्राइसेस कम हो गए तो सरकार ने फिर भी एक्साइज बढ़ा करके तेल के दाम के जो जनता तक फ़ायदा जाना चाहिए था उसको नहीं जाने दिया। उसके पीछे कारण है, देखिए कारण मैं समझाता हूँ आपको क्या कारण है। देखिए कारण ये है
देखिए कारण ये है, मान लीजिए कि 10 रुपये, मान लीजिए 10 रुपये लीटर तेल है, ठीक है, उसमें 20% मान लीजिए एक्साइज हो गया, ठीक है, 2 रुपये, 12 रुपये हो गए टोटल। अब मान लीजिए टैक्स, वो तेल के दाम घट के हो गए 5 रुपये। अब 5 रुपये पे हमने एक पिछली रेट के हिसाब से हो गया एक्साइज ड्यूटी 1 रुपये, टोटल हुआ 6 रुपये। ठीक है, दाम तो मान लीजिए हमने इंपोर्ट किया तो दाम में तो जो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, कम हुआ, अच्छी बात है। लेकिन हमारे जो टैक्स कलेक्शन पहले 2 रुपये था वो घट के उसी 1 रुपये हो गया ना। इसको समझने की कोशिश करिएगा, जो ये 2 रुपये था वो 1 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन अब सरकार का बजट है, सरकार मान लीजिए 100 रुपये मान लीजिए अब, ठीक है, 100 रुपये सरकार का बजट है। अब अगर ये एक कम होता है तो उसके टोटल जो रेवेन्यू उसको मिल रहा है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाएगी। आपने देखा ना 1 रुपये का अंतर आया दाम बढ़ने पे, क्योंकि वो डिपेंड करता है आइटम की कॉस्ट पे। आइटम की कॉस्ट के हिसाब से जब ऑयल प्राइसेस घट गए तो उसी परसेंटेज के हिसाब से वो भी घट गए, उनकी टैक्स कलेक्शन भी घट गया। सरकार के पास टैक्स की पहले ही बहुत 4-5 लाख करोड़ तो सरकार पहले मार्केट से बोरो करती है हर साल। अपना फिजिकल डेफिसिट आप जानते ही इतना रहता है हर साल। तो अब पहले से ही सरकार फिजिकल डेफिसिट के लिए परेशान है, ऊपर से और टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन कम हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि सरकार क्यों आखिर सरकार ने एक सर्च बढ़ा करके प्रॉपर बेनिफिट जो होना चाहिए था जनता को वो नहीं होने दिया। उसके पीछे यही रीज़न है। तो ये बात तो समझ में आ गई। ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन सही है या गलत है उससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन के बारे में। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होने का क्या मतलब लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम है? देखिए, ऐसा कोई स्पष्ट नहीं जानकारी मिलती है, लेकिन हम पहले ये पढ़ेंगे आखिर लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है। सॉरी, देखिए देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम रहता है तो क्या क्या उसके पीछे भारत में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम होने के कुछ कारण भी है। गरीबी, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। देखिए, एक वो रखा गया 2.5 लाख से नीचे की इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो लोगों की अधिकतर भारत में गरीबी होने के कारण लोगों की टैक्स स्लैब में आ ही नहीं पाते, तो इनकम टैक्स दें क्या, और भी कई तरह के टैक्सेस में आती ही नहीं है। एग्जाम्पशन टैक्स, एग्रीकल्चर की इनकम्स पे कोई टैक्स नहीं है। तीसरी बात, देखिए इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम लोग कई तरह के टैक्स एग्जेम्पशन दे देते हैं, अब जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के चक्कर में। तो ये सब बातें हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो वेल्थ वाली बात थी, देखिए ऐसा है कि देखिए अगर 10 लोग हैं मान लीजिए, एक ही आप हैं, आपकी इनकम है 2,000 रुपये, ठीक है। अब आप खर्च करते हैं 1,800 रुपये, बचाते तो आपके बचे कितने, 200 रुपये। हाँ, लेकिन अगर हम इस 1,800 रुपये को मान ली 1,800 रुपये को 9 लोगों में बांट दें 200 रुपये, तो ये तो फिक्स बात है कि उनके खर्चे भी होंगे, तो उनके 200 के 200 ख़त्म हो जाएंगे। 2,000 था, सॉरी, 10 लोगों में बांट दें तो 200 के 200 खर्च हो जाएंगे। तो मार्केट जब खर्च होंगे तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ होगी। इसे कहते हैं, जो अभी हम क्वेश्चन लेके चल रहे थे, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक बराबर होगा लोगों में तो डिमांड भी बढ़ेगी।
ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होती है। अब सरकार क्या करती है इसके लिए, सरकार इसके लिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है। ऐसे इनकम टैक्स लगा दिए, इनकम टैक्स लगा दिया तो जो अमीर लोग हैं उन पर ही टैक्स लगता है, ऐसे टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। जब वो सरकार इनकम हायर हायर इनकम वालों से इनकम टैक्स लगा करके इनकम लेगी और वो जनता में पीडीएस के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सब्सिडी के माध्यम से जनता में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो इसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, जो हमने बात की थी उसकी। लेकिन उससे टैक्स देखिए ये बात नहीं समझ में आई, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था हमारा, डिक्रीज इन टैक्स जीडीपी रेशियो इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। पहली बात तो क्लियर, पहला डाउट हमने क्लियर कर, लेकिन लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इससे ये नहीं होता कि हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो उससे टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा बढ़ेगा, ये नहीं बात क्लियर होती है। इसलिए ऑप्शन बन ही सही है इसका। अब हम आते हैं पाँचवें पर। पाँचवा अभी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें उसको काफ़ी डिटेल समझाना पड़ेगा, उसको बाद में करेंगे। ये थोड़ा कुछ टेक्निकल हैं, इनको पढ़ाने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए छठवां तो बहुत आसान था, जो हम फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट इंडिकेट ईस्ट मोस्ट एंड वेस्ट मोस्ट। वेस्ट में लास्ट की सीमा है हमारी गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आया था, पता नहीं किसने बनाया था। अब देखिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी के रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। द प्रिंसिपल स्पेल और सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, बिल्कुल ठीक। द प्रोविंशियल कंटेन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल ठीक। बोथ सी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे आते हैं हम। देखिए ये 8 कोर इंडस्ट्रीज आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं। देखिए अभी हम पढ़ते हैं इसको। देखिए आईआईपी होता है, उसमें उसमें कई इंडस्ट्री, देखिए which growth of various sector in an economy such as mining, electricity, manufacturing. The all India IIP is a composite indicator that measures short-term change in the volume of production of a basket of industrial product during a given period. देखिए ये इंडस्ट्री के लिए इंडेक्स बना होता है, ये इंडस्ट्री के लिए का बताता है, इनका डाटा बताता है। जैसे अभी देखिए इसको बनाता कौन है, सी एस ओ इसको लाता है, हर हफ्ते में लाता है। ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका फुल फॉर्म है। इसमें 8 इंडस्ट्रीज जो मेन है उनका वो टोटल 38% है। वो इंडस्ट्रियों के सबसे ज़्यादा उसमें वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता चला है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड, कोल, सीमेंट, नेचुरल फर्टिलाइजर। देखिए बिजली, देखिए इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी तेल से रिफाइनरी, क्रूड ऑयल और कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस। ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, एक बार आ चुका है, दोबारा भी कुछ घुमा फिरा के आ सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा था तो उसमें हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए Which of the following national park is unique is being a swamp national park? एक्चुअली इसका आंसर तो हो गया आपका केबुल जामो, लेकिन हम इसके अलावा बाकी ये हम आपको जब हमने मैप कराया था तो उसमें मैप के बाद नेशनल पार्क किए थे तो उसमें बताया था कि मणिपुर में फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, याद आया आपको? उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने नॉर्थ ईस्ट के सारे नेशनल पार्क देखे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख रखे हैं हमने पहले से ही। उसमें नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में है, बाकी 3 देखेंगे हम। देखिए कितना फ़ायदा होता है चीज़ों को पहले से करके रखने का। तो जो 3 है हमारी उनको देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क, ये केवलादेव नेशनल पार्क जो है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर नेशनल पार्क भी है वहाँ। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट की एक लिस्ट हम अलग से करेंगे, लेकिन आप साथ साथ में देखते चलिए कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है।
केवलादेव यहाँ पर क्या कहते हैं राजस्थान में, ठीक है। सुल्तानपुर ये गुड़गांव की हरियाणा में पड़ता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो सॉरी बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये। भीतरकनिका ये उड़ीसा में नेशनल पार्क है। ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें गरी माता बीच मैरिन, गरी माता बीच है, वहाँ पर टर्टल आते हैं, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, वो याद है, वहीं इसी नेशनल पार्क में पड़ता है वो, ठीक है। ये NIF नेशनल इनोवेटिव फाउंडेशन, एक इसमें मैं भूल गया, अटल इनोवेशन एक नया आया है, उसको वो नीति आयोग मैंने उसको देखता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, ये ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। ये 2000 में बनाई गई थी। इसका मतलब है कि इनोवेशन के माध्यम से नॉलेज रिच इकोनॉमिकली पुअर पीपल ऑफ इनोवेशन, लोगों में इनोवेशन फैलाना, ये ताकि उससे IPR जनरेट हो। IPR जनरेट करने के लिए हम ये प्लान लेकर के आए थे। देखिए इसको इसके फंडिंग के लिए सिडबी को पैसे दिए, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री। अब देखिए सिडबी को दिया गया था, इतना काफ़ी है। अगले पे आते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये क्वेश्चन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको 24 नंबर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है 2016 का, और जो उसके नीचे वाला क्वेश्चन है वो है 2015 का। देखिए इसमें काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। अभी हम 2015 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसमें लिखा है व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, proliferation of nitrogen fixing microorganism in soil can occur, increase in acidity of soil can take place, leaching of nitrogen through ground water can occur। इसका हिंदी देखिए, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुरवर्धन या प्रोलिफरेशन, ठीक है, मिट्टी की अम्लता एसिडिटी में वृद्धि, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर में नाइट्रोजन का निच्छालन है, लीचिंग। देखिए अगर खेत में हद से ज़्यादा यूरिया डाल दें तो उससे यूरिया डालने से वो यूरिया पानी वाटर लेवल के नीचे ग्राउंड वाटर में भी जाएगा और वो लीचिंग होगी, ये संभव है। तो ऑप्शन 3 तो सही हो गया। अब बचा 2, ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से उसकी अम्लता बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी। तो पहला 2 गया। अब पहला वाला जो है वो सही नहीं, उसको देखिए। अब इसमें ये कह रहा है कि नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दें अगर हम, देखिए प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्शन, देखिए नाइट्रोजन ये अगर कहता प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, वो इन सॉइल ऐसा कुछ करता तो ठीक है, सॉइल में नाइट्रोजन में, लेकिन ये लिख क्या रहा है, ये लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन कहाँ किससे आप इसको आंसर को उठा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। ये देखिए ये वाला वर्ड देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। जैसे अगर आप चना और गेहूं डाल दें तो उसमें जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, सरसों में या चने में आते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, जिसके कारण गेहूं को आपको नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा, तो वो बढ़ जाएंगे। ये तो बात नहीं हो सकती, ये तो नाइट्रोजन हम ये कैसे हो जाएगा अगर हम यूरिया डाल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 हटा लीजिए, अगर ऑप्शन 1 को आपने सही से हटा लिया तो बचे 2 और 3, जिसमें 3 के तो संभावना आपको समझ में आ जाएंगी कि ठीक है, नाइट्रोजन ज़्यादा डालेंगे तो वो ग्राउंड वाटर में जाएगा ही जाएगा, सही बात है। तो 3 हो गया, तो आप 2 पे टिक आसानी से पहुँच सकते हैं, 2 इनकी हाँ सी ही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और देखिए यही क्वेश्चन अगर आपने ठीक से समझ लिया तो जो नेक्स्ट ईयर का जो सवाल आया
नीम कोटेड यूरिया वाला, बड़ी आसानी से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं कि नीम कोटेड स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन सॉइल। यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, 11 हो गया। देखिए अब ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। देखो हमने IUCN की एक लिस्ट की थी, उसमें हमने IUCN के बारे में बात की थी। एक्चुअली तभी मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, आज मैंने देखा तो मुझे लगा कि मतलब हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। देखिए ये क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द IUCN सीधे बोलते हैं एंड कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। देखिए सिटीज़ एक एग्रीमेंट है, ये अभी बताता हूँ इस पर। देखिए अभी हम मान लीजिए हम सिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमने IUCN के बारे में पढ़ा है। सच में अभी मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, कोई ऐसा वीडियो नहीं किया अभी सिटीज़ को लेकर के, हम करने वाले हैं, करेंगे जल्द। लेकिन IUCN पे हम कर चुके हैं, ठीक है। तो हमें IUCN पता है, जो बातें हमें पता है IUCN के बारे में, कि ये NGO है, इंटरनेशनल NGO है और UN का पार्ट नहीं है। मैंने वहीं जिक्र कर दिया था, कई बार बोला था, बस इतनी सी बात। अब देखिए इतने में हम आंसर तक पहुँचेंगे। IUCN इज़ एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड सिटीज इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। अब देखिए हमें पता है कि IUCN का UN से कोई मतलब नहीं है, बस ये हाँ, लेकिन ये सपोर्ट कई प्रोजेक्ट में करता है, लेकिन ऑर्गन तो कतई भी नहीं है। ऑर्गन हमने IUCN, देखिए आप UN के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें UN के सारे इंस्टीट्यूट किए थे, ऑर्गन्स किए थे, तो स्पेशलाइजेशन वाले भी किए थे। तो यहाँ वो तो नहीं है, वहाँ से भी अगर वो भी देख रखा है आपने तो भी पता होगा आपको। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। देखिए ओनली वन, ये A हट गया, C भी हट गया और D भी हट गया, सिर्फ B बच रहा है। तो हम बिना सिटीज़ को जाने भी, जो सिटीज़ वाला दूसरा है उसको बिना जाने भी हम सही आंसर तक पहुंच गए कि हाँ 2 और 3 है। लेकिन हम यहाँ पे ऑप्शंस को भी डिस्कस करने के लिए ही ये हमने शुरू किया है, तो हम सिटीज़ के बारे में भी जानेंगे क्या आखिर है क्या, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अगली बार इसके बारे में पूछ ले और हम इसके माध्यम से सही आंसर तक पहुंच जाएं। तो चलिए हम सिटीज़ को देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इस जो कन्वेंशन, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। ये मल्टीलेटरल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ये इंडेंजर्ड एनिमल और प्लांट को बचाने के लिए है। IUCN ने इसमें भी शामिल था इस ट्रीटी को कराने में। देखिए मल्टीलेटरल ट्रीटी इंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन से है, तो अगर हमको ना भी पता हो तो हम गेस करके कर सकते हैं IUCN का इसमें काम करता है। IUCN हो सकता है कोई ऐसा एग्रीमेंट में सब में रहा हो, पार्टी बन के या मीटिंग इसने कुछ की हो, ठीक है। तो हम IUCN का इसमें ये था। और क्योंकि ट्रेड से संबंधित है तो गेट एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ एंड ट्रेड, ये पहले गेट होता था, जब बाद में WTO हो गया, तो ये भी इसमें शामिल था। देखिए ये जो संस्था, जो देश इसमें शामिल होते हैं, लगभग सारे देश शामिल हैं। ये देखिए तीसरी बात इसमें क्या है, सिटीज इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट एंड हैव ज्वाइंड इट, बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉ। देखिए कोई कन्वेंशन अगर नेशनल लॉ की जगह ले लिए, तो आप ही बताइए किसी देश की सॉवरेनिटी पे ये ठेस नहीं कर रहा है कि हम कोई ऐसा एग्रीमेंट करें जिससे हमारे नेशनल लॉ पे ही हावी हो जाए। तो ये जो बात तीसरा जो ऑप्शन है वो सही बात कर रहा है। मतलब अगर इसका उल्टा हम अपोजिट लेके चलेंगे तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि कोई देश अपनी सॉवरेनिटी पे, स्वायत्तता पे ऐसा तो संभव नहीं है। तो 3 तो ऑटोमेटिक आपको सही दिखेगा अगर आप इसको समझ लेंगे। और पहले अगर UN वाली बात आपको क्लियर है तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और हमने सिटीज़ का क्लियर कर लिया कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के ट्रेड से संबंधित है, फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। इस तरह से हम 12 क्वेश्चन तक पहुँचे हैं। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। द फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस FRP ऑफ शुगर कैन इज अप्रूव्ड बाई। देखिए
इसमें दो तीन बातें हमें सीखनी है। ये क्वेश्चन और इसके जैसा क्वेश्चन दो इससे पहले भी आया था, इस बार भी आया है। तो हम इसको अच्छे से देखते हैं कि क्या है। देखिए, जो हमारा एफआरपी है, ये शुगर केन के लिए हर साल सरकार आउट करती है एक निश्चित प्राइस। ये वर्तमान में इसी इसी के तहत गन्ना किसानों को पैसे मिलते हैं, इसी प्लान के स्कीम उसके तहत। ये वो प्राइस जो एफआरपी है वो शुगर मिल्स हर साल अनाउंस करती हैं, जो सेंटर द्वारा अनाउंस किया जाता है, शुगर की मिल्स इतना पैसा देंगी इस रेशियो से। देखिए, इसकी लेकिन इसकी सलाह देता है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये जो है ये एडवाइस करती है, लेकिन अंतिम मुहर इस पर कौन लगाता है? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये अंतिम मुहर लगाता है। और MSP पर भी यही मुहर लगाता है, MSP और FR। लेकिन रिकमेंडेशन होती है CACP, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की। ठीक है, CACP रिकमेंड करता है। क्वेश्चन रिकमेंडेशन की पूछे तो CACP पे जाएंगे, अगर अनुमति की करे तो CCEA पे जाएंगे। इतना याद रखिएगा, गलतियां यही होती हैं। क्वेश्चन तो घुमा फिरा के अक्सर रिपीट हो, ABSC के क्वेश्चन रिपीट होते हैं 50%, लेकिन थोड़ा घूम फिर के होते हैं जिसमें आदमी फंस जाता है। से एक डिक्टो क्वेश्चन शायद ही एक या दो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, डिक्टो तो होना ही नहीं है, इधर उधर से कहीं ना कहीं से घूम फिर के ही आएगा। तो हम संभव रास्ते अपना लेते हैं। अगला देखते हैं। देखिए, ये है तीन कुछ दार्शनिक स्थलों के नाम भी और कुछ पहाड़ी पर है। देखिए हमको मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता इसमें से, ठीक है, कुछ भी नहीं पता आपको, हाँ, एक भी नहीं आ रहा आपको। अब आप कैसे करेंगे इसको जब आपको कुछ नहीं पता? लेकिन आपको इतना ये पुष्कर राजस्थान में है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मा का इकलौता मंदिर है वहाँ पर। तो आप पुष्कर जान गए, आपको यहाँ पता होना चाहिए राजस्थान में अरावली है, महादेव नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको तीन पता चल गया तो देखिए कैसे आप तीन को इसको हटा के सीधे सही आंसर पे पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए पेपर में बैठ के, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आप रिकॉल कर ही लेंगे। डरिए मत बिल्कुल भी, जो डर गया सो घर गया। ओमकारेश्वर ये ज्योतिर्लिंग है, जो शिव के ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है। सतमाला हिल्स दिखा रहा है ये, लेकिन सतमाला हिल्स तो महाराष्ट्र में है, ये सतपुड़ा हिल्स के में महादेव श्रेणी में आता, महादेव रेंज में आता है। हाँ, लेकिन आप चलिए मान लिया हमने माना कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन पुष्कर तो पता होगा ना। पुष्कर राजस्थान में है, नॉर्थ इंडिया में आता है। ये तीनों पहाड़ियाँ नॉर्थ इंडिया के नीचे की हैं। नल्ला मल्ला तो आपकी ईस्ट कोस्ट में आ जाती है, ईस्ट कोस्ट में। सतमाला महाराष्ट्र में आती है, सतपुड़ा रेंज में आ जाती है। अब ये महादेव देखिए, बल्कि सतमाला तो वेस्टर्न घाट रेंज में आती है शायद, हाँ वेस्टर्न घाट में आती है। महादेव जो है वो सतपुड़ा में है, तो यहाँ तो अरावली है। अगर अरावली देता तो हम सोचते, अरावली नहीं दिया है तो फिर राजस्थान में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सीधे आप पकड़िए कि पुष्कर जो है वो गलत है। और तीन, अगर आप पुष्कर गलत है इसमें राइट, तो तीन, ये तीनों में तीन है, ये हटाइए, ओनली वन सही है। और देखिए कितनी आसानी से आप आंसर तक पहुंच गए। देखिए 15 का ए, बड़ी आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करिए। देखिए हाँ, देखिए हम कुछ रेंजों के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को बार बार करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। देखिए जो इसमें पहाड़ी का नाम दिया कि पहले हम वेस्टर्न घाट देख लेते हैं। देखिए सतमाला हिल्स, देखिए ये देखिए, देखिए देखिए वेस्टर्न घाट का अभी हम आपको दिखाने वाले हैं।
सारी पहाड़ियाँ देखिए, याद रखिए रेंजेस सारे याद रखिए, कब कहाँ कौन काम पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है पेपर का। देखिए अरावली, देखिए अगर अरावली होता तो आपको थोड़ी सोचने की बात थी, अरावली था नहीं पेपर उसमें, तो सोचना था ही नहीं आपको भी। देखिए नर्मदा बीच से निकलती है, ऊपर विंध्यन नीचे सतपुड़ा। मैं एमपी वाला वीडियो में करा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा उसको अच्छे से। ऊपर विंध्यन नीचे सतपुड़ा, 3 नेशनल पार्क नीचे 3 ऊपर, आप अच्छे से देखिएगा उस लेक्चर को। इधर बुंदेलखंड देखिए, अब देखिए सतपुड़ा है, सतपुड़ा के ग्वालीघर देखिए, ये महाराष्ट्र से होकर गुजरा। और ये देखिए महादेव, महादेव इधर है, देखिए महादेव, महादेव को देखिए, देखिए ठीक है। देखिए वैनगंगा नदी मैंने आपको दिखाई थी उस समय, देखिए गोदावरी में जाके मिल जाती है नीचे जाके। बैतुल पठार से एक नदी निकलती थी, आपको कराया है मैंने ये। अब अभी आप पहाड़ कर रहे थे फिलहाल हम, ये देखिए, ये देखिए ये सतपुड़ा रेंज हो गई। ये आपका वेस्टर्न घाट की एक्सटेंशन देखिए, अजंता हेल्थ रेंज यहाँ तक जाती है, उसके नीचे सतमाला, उसके नीचे बालाघाट, हरिश्चंद, ये 4 महाराष्ट्र की जो रेंज पड़ती, महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट पड़ता है उसमें 4 पहाड़ियाँ, 4 ये देखिए। हाँ, उसके बाद नीचे आइए तुंगभद्र, ये तो नदी है खैर। ये महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक में देखिए ये जो है ये काफ़ी अंदर अंदर तक घुसाता है, यहाँ तक आता है, इसलिए जो बारिश है वो यहाँ तक बहुत, यहाँ तक बादल आ जाते हैं। यहाँ क्या है कि यहाँ देखिए पतला सा है, पतली सी स्ट्रिप है, लेकिन काफ़ी ऊंची है, ऊंची हिल्स ही ऊंची होने के कारण सारी बारिश यहीं हो जाती है, और यहाँ पर रेन शेडो रीजन बन जाते हैं। जैसे आपने नागपुर वगैरह में अक्सर न्यूज़ में देखा होगा, अभी आएगा कि वहाँ बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, यही होता रहता है। इससे रेन शेडो रीजन होने के कारण बारिश बहुत कम हो पाती है, ठीक है। और ये अब देखिए, अब जैसे जैसे आप यहाँ कर्नाटक में आ रहे हैं, देखिए प्लाटू जो है यहाँ तक फैल गया है, लेकिन इतना ऊंचा नहीं है इसका, यहाँ इधर का प्लाटू एक मीडियम, जिससे बादल यहाँ तक आसानी से आ जाते हैं, खूब बारिश करते हैं, जिससे यहाँ जो पहाड़ियाँ हैं कुछ बाबा बुधान वगैरह, उसमें खूब अच्छी खेती होती है, काहे की, चाय की और कॉफ़ी की अच्छी खेती होती है यहाँ पे। देखिए हम इसके और नीचे आइए, अभी हम वेस्टर्न घाट ही देख रहे हैं। डोडा बेट्टा इसकी सेकंड लार्जेस्ट हिल्स है। उसके लिए देखिए ये पहाड़, ये 4 की क्या याद रखिएगा, नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामुडी और कार्डमम। देखिए NAN, अन्नामलाई, अन्नामुडी सबसे ऊंची, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पलानी एक हिल्स है, इसमें दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं दिया है। कार्डमम सबसे नीचे है, याद रखिएगा। तो ये याद कर लीजिएगा आप, मैं अब ये डिस्कस भी कर देता इसमें। अब देखिए ईस्टर्न घाट का देखिए अगर आप, तो यहाँ से देखिए ये कंटिन्यूस था, देखिए एक चीज़ कंटिन्यूस रेंज रही है, ये ईस्टर्न घाट हमारा डिसकंटिन्यूस है। देखिए यहाँ तक है, यहाँ है ही नहीं बीच में, फिर यहाँ है। देखिए यहाँ से तमिलनाडु से आंध्रा तक के कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल, ऊपर वाले को नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। देखिए नल्ला मल्ला हिल्स आंध्र प्रदेश में आती है, देखिए ये इसी पेपर में पूछा गया ना। और कुछ मैप से देखते हैं, देखिए देखिए ये 3 नदियां हैं, सॉरी 3 रेंजेस हैं। देखिए ऊपर आंध्र में देखिए पालकोंडा, चावेरी, सावेरी, और ऊपर नल्ला मल्ला। तो ये आप याद रखिएगा, तीनों चारों, और इधर की तो आपने देखी हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई। देखिए एक चीज़ खास बात बता दूं मैं आपको, अभी नेशनल पार्क शायद मैंने साउथ के किए नहीं है, कल मैं कर दूंगा पक्का से। देखिए ये जो इतनी जो ये है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, यहाँ 4-5 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो देखिए ये हमने किया। अभी हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, देखिए ये 16वां क्वेश्चन देखिए अब, रोलेट एक्ट वाज विथ रिफरेंस टू रोलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। द रोलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेडिशन कमेटी। बिल्कुल ठीक है, ये सेडिशन कमेटी ने रोलेट एक्ट की रिकमेंडेशन दी थी। अच्छा, रोलेट एक्ट आने का पता है कारण ये था कि उसी समय बोल्शेविक रिवोल्यूशन हुआ था रशिया में, जिससे अंग्रेजों को लगा कि कहीं भारत में ऐसा, क्योंकि उन्होंने एक विश्व, एक नारा था विश्व भर के मजदूरों एक हो जाओ। उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने को अपने कम्युनिज्म था उसको फैलाने की सोची थी, जिससे अंग्रेज थोड़ा डरे हुए थे।
इसी से बचने के लिए वो रोल एक्ट लेकर के आए थे भारत में। ठीक है। इसमें आप बाकी हिस्ट्री आपने पढ़ा ही होगा। अंग्रेज को सॉरी गांधी को आए 3 ही 4 साल हुए थे तब तक। तो उन्होंने होम रूल लीग उस समय बहुत पॉपुलर था, याद करिएगा, बाला गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट वाला। हाँ, तो वो मूवमेंट चला रहा था, तो गांधी ने उसका इस्तेमाल किया था कि हाँ मदद के तौर पर, कोई गलत सेंस में मत लीजिएगा क्या इस्तेमाल किया था, मदद के लिए इस्तेमाल किया था। देखो साइमन कमीशन तो 25 में हुआ था, तो रोलेट एक्ट में तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो सी को आप हटा लीजिए, तो 1 और 2 बचा, तो 1 और 2 सही है इसका आंसर। ये 17 उस समय का करंट का था, अब कोई मतलब नहीं बनता इसका करने का। देखिए फ्लाई ऐश क्या होता है कि हमारे जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ कोयले के जलने के बाद जो राख बचती है उसको उससे उसका इस्तेमाल ईंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में भी हो रहा है आजकल। आपने देखा होगा फुटपाथ की जो ईंट होती हैं तो ये पहली बात हो गई कि वृक्ष बांधने में इस कंस्ट्रक्शन में काम होता है। देखिए इसमें पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट, फ्लाई ऐश कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरा क्या कहता है, फ्लाई ऐश इज मेड ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली। ये तो बात नहीं समझता, कंटेन एक टॉक्सिक एलिमेंट, ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई टॉक्सिक एलिमेंट तो होगा ही। जब एक्सट्रीम वाली बात कर ले कि हाँ एक्सट्रीम, देखिए एनी डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट, ये तो गलत बात है। एक्सट्रीम वाली बात तुरंत पकड़ के हटा दीजिए, ये 2 ऑप्शन हट गए आपके, बचे 1 और 2। तो ईंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है और उसको पोर्टेबल सीमेंट के कंटेंट के रूप में भी ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। देखिए 20 में मैं कर लेता हूँ, अब फिर उसके बाद मैं देखिए 21वां जो क्वेश्चन है, ये आप लोग जो मैंने कुछ यूएन की रिपोर्ट से दिखाई है उसमें ये कर रखा है मैंने, आप उसको देखिएगा, चारों डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है, आपको रिकॉल करना है। अगर मैं बार बार कराऊंगा, आप थोड़ा रिकॉल करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए देखिए को भारत में उपनिवेश का आर्थिक आलोचक, देखिए ये क्या है, हु इज़ द फॉलोइंग इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनाइज्म इन इंडिया। देखिए दादा भाई नौरोजी जब भारत आए लौट के लंदन से, उन्होंने कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ की परिकल्पना की, ड्रेन ऑफ भारत की संपत्ति को लूट करके भारत बाहर ले आना। ठीक है, तो हमारे ये क्रिटिक आलोचना उन्होंने दादा भाई तो सही हो गए। हाँ, अब आरसी दत्त को देखिए, आरसी जस्ट ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने एक इस पर एक किताब भी लिखी थी। मुझे उनका अभी नाम याद आ रहा है किताब का, एक सेकंड अभी याद आ जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया करके किताब लिखी थी। अजी सुब्रमण्यम अय्यर जो है, ये द हिंदू जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसको शुरू किया था इन्होंने। इनका नाम तीनों के याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक लाता है, अब बाकी आप देख लीजिएगा, मैंने इसको करा रखा है। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए, और नेशनल एक्वेटिक एनिमल, देखिए गंगेटिक डॉल्फिन है, लेकिन हम इन चारों को पढ़ेंगे कल। अभी मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा रात ज़्यादा हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है हम करेंगे, ये इस SLR को भी करेंगे और CRR को भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। तो अभी हमने सिर्फ 20-21 क्वेश्चन ही किए हैं, कल हम 40 से 50 तक पहुँच जाएंगे, धीमे धीमे करेंगे क्योंकि सारे ऑप्शंस भी हम देख रहे हैं ना, तो इस तरह हम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।